जय हिंद फ्रेंड, हिंदी और प्राइड में आप सभी का स्वागत है। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे हम जयशंकर प्रसाद द्वारा रचित चंद्रगुप्त नाटक कथानक के संबंध में जो प्रीवियस के क्लास में हमने देखा कि कैसे पहले अंक में 11 दृश्यों के साथ डांडायन के कुटिया में सभी लोग आशीर्वाद के लिए एक एक करके पहुंचते हैं और वहीं पे आप देखिए अंततः जैसे ही आपका 11वां अंक समाप्त होता है तब तक जो सिकंदर होता है उसे ये पता चल चुका होता है कि भावी जो मगध का नरेश है वो कौन होने वाला है, चंद्रगुप्त। क्योंकि दंडायन ने कहा है, तो दंडायन बहुत बड़े संत हैं और अगर उन्होंने ऐसा कहा है तो बात में दम होगा जरूर। अब जो दूसरा अंक शुरू होता है, दूसरे अंक में अगर देखें तो कुल 10 दृश्य हैं। पहले में 11 था और जो दूसरा अंक है उसमें 10 दृश्य हैं। पहला दृश्य है उद्भांड में सिंधु के किनारे ग्रीक शिविर के पास, यानी जो सिंधु नदी के किनारे जो यवन ग्रीक के सब आए हुए थे, उन्होंने जो अपना शिविर लगाया हुआ था उसी के पास वृक्ष के नीचे जो कार्नेलिया है, जो कि सेलुकस की पुत्री है, वो बैठी है और कार्नेलिया सिंधु का मनोहर दृश्य देख के कह रही है, सिंधु का ये मनोहर तट जैसे मेरी आंखों के सामने एक नया चित्रपट उपस्थित कर रहा है। इस वातावरण से धीरे धीरे उठती हुई प्रशांत स्निग्धता जिसे हृदय में घुस रही है। लंबी यात्रा करके जैसे मैं वहीं पहुंच गई हूँ जहां के लिए मैं चली थी। यह कितना निसर्ग सुंदर है, कितना रमणीय है। आहा, आज वह भारतीय संगीत का पाठ देखूं, भूल तो नहीं गई। तो भारतीय संगीत का पाठ याद करती है तो वो बाहर ही देखी, लेकिन उसे बहुत अच्छा लग रहा है भारत में आके। और यहाँ पे देखिए, इसके पहले हमने सुवासनी और राक्षस के द्वारा जो गीत गाए थे उसकी चर्चा की थी, जिसकी पहले जो पार्ट है, पहले अंक उसमें आया था। ये दूसरे अंक में जो पहला आपका दृश्य है, दूसरे अंक में नाटक के पहला दृश्य जिसमें कार्नेलिया सिंधु के तट को देख रही है और वो मनोहर दृश्य है और उस समय वो गीत गाती है, अरुण यह मधुमय देश हमारा, जहां पहुंच अनजान क्षितिज को मिलता है एक सहारा। यानी कोई अनजान भी है तो भी एक सहारा मिलता है। सरस तामरस, यानी जो कमल के फूल है वो भी बहुत अच्छे हैं। सरस तामरस गर्भ विभा पर नाच रही तरु शिखा मनोहर, छिटका जीवन हरियाली पर मंगल कुमकुम सारा। लघु लघु सुर धनु से पंख पसारे, शीतल मलय समीर सहारे, उड़ते खग जिस ओर मुहे के, समझ नीड़ निज प्यारे। बरसाती आंखों के बादल बनते जहां भरे करुणा जल, लहरें टकराती अनंत की पाकर जहां किनारा, हिम कुंभ ले उषा सवेरे, भरती ढुलकाती सुख मेरे, मंदिर ऊँघते रहते जब जगकर रजनी भर तारा। तो ये बहुत अच्छा वो गीत गाती है। इतने में जो फिलिप्स है, यानी जो यवन थे, उनके साथ कुछ लोग तो आए ही थे यहाँ पे भारत विजय के उस अंदर में कुछ लोग आए थे। तो यहाँ पे जो फिलिप्स है वो आता है। फिलिप्स कौन है? ये सिकंदर का क्षत्रप है। सिकंदर का जो क्षत्रप है ये आता है, प्रवेश करके कहता है कि कैसा मधुर गीत है कार्नेलिया, तुमने तो भारतीय संगीत पर पूरा अधिकार ही कर लिया है। चाहे हम लोगों को भारत पर अधिकार करने में अभी टाइम है, यानी समय है, पर तुम्हारा तो अधिकार हो गया है। अभी देखिए, यवनों के साथ ही आया था, वो क्षत्रप था और इसका जो प्रेम था वो कहीं ना कहीं इसका झुकाव था वो कार्नेलिया की तरफ था। कार्नेलिया कहती, फिलिप्स या तुम हो, आज दारा की कन्या वाल्हीक जाएगी। फिलिप कहता है, दारा की कन्या? नहीं कुमारी, सामग्री को, मतलब कि तुम रानी हो। कार्नेलिया कहती है, असंभव है फिलिप्स, ग्रीक लोग केवल देशों को विजय करके समझ लेते हैं कि लोगों के हृदय को भी जीत लिए हैं। वह देव कुमारी सी सुंदर बालिका सामग्री कहने पर तिलमिला जाती है। उसे विश्वास है कि वह एक महान साम्राज्य की लूट में मिली हुई दासी है, प्रणय परिणता पत्नी नहीं। फिलिप्स कहता है कि कुमारी, प्रणय के सम्मुख क्या साम्राज्य तुच्छ है, यानी प्रेम के सम्मुख क्या साम्राज्य का कुछ अस्तित्व नहीं, वो छोटा होता है, क्षुद्र। कार्नेलिया कहती, यदि प्रणय हो, यदि प्रेम हो। फिलिप्स कहता, प्रणय को तो मेरा हृदय पहचानता है। कार्नेलिया कहती हंसकर, ओहो, ये तो बड़ी विचित्र बात है। फिलिप्स कहता है, तुम्हारी क्या तुम मेरे प्रेम की हंसी उड़ाती हो?
कार्नेलिया कहती नहीं सेनापति, तुम्हारा उत्कृष्ट प्रेम बड़ा भयानक होगा, उससे तो डरना ही चाहिए। फिलिप्स गंभीर होकर कहता है, मैं पूछने आया हूं कि आगामी युद्धों से दूर रहने के लिए शिविर की सब स्त्रियां स्कंदावार में सामग्री के साथ जा रही हैं, क्या तुम भी चलोगी? कार्नेलिया कहती नहीं, संभवतः पिताजी को यहीं रहना होगा, इसलिए मेरे जाने की आवश्यकता नहीं। फिलिप्स कहता है कुछ सोचकर, कुमारी, ना जाने फिर कब दर्शन हो, इसलिए एक बार इन कोमल करों को छूने की आज्ञा दो, यानी चूमने की आज्ञा दो। कार्नेलिया इतने में गुस्सा कर जाती है, उसे लगता है कि ये क्या। कार्नेलिया कहती है, तुम मेरा अपमान करने का साहस ना करो फिलिप्स। फिलिप्स कहता है, प्राण देकर भी नहीं कुमारी, परंतु प्रेम अंधा है। यानी वो सिर्फ प्रेम प्रसंग और उसी के तरीके से अगर देखे तो अपने प्रेम का एक तरीके से आमंत्रण भी देता है, लेकिन वो अस्वीकार कर देती है कार्नेलिया। कहती कि तुम अपने अंधेपन से दूसरे को ठुकराने का लाभ नहीं उठा सकते फिलिप्स। फिलिप्स इधर उधर देखकर कहता है, ये नहीं हो सकता। कार्नेलिया का हाथ पकड़ना चाहता, वो चिल्लाती है, रक्षा करो रक्षा करो। इतने में जो चंद्रगुप्त है उसका प्रवेश होता है, और प्रवेश करके वो फिलिप्स की जो गर्दन है पकड़ कर दबाता है, वो गिर कर क्षमा मांगता है। चंद्रगुप्त छोड़ देता है। कार्नेलिया कहती, धन्यवाद आर्यवीर। फिलिप्स लज्जित होकर कहता है, कुमारी, प्रार्थना करता हूँ कि इन घटना को भूल जाओ, क्षमा करो। कार्नेलिया कहती, क्षमा तो कर दूंगी, परंतु भूल नहीं सकती फिलिप्स, तुम अभी चले जाओ। फिलिप्स नतमस्तक हो जाता है। चंद्रगुप्त कहते हैं कि चलिए आपको शिविर के भीतर पहुंचा दूं। कार्नेलिया कहती है, पिताजी कहाँ हैं? उनसे ये बात कह देनी होगी, ये घटना नहीं, तुम ही कह देना। यानी वो सोचती है कि हम क्या शर्मा के, मतलब वो नहीं कह पाएगी, तो उसने कहा पिताजी को आप बता दीजिए कि ये ऐसा किया है फिलिप्स ने। चंद्रगुप्त कहते, ओह, वे मुझे बुला गए हैं, मैं जाता हूँ, उनसे कह दूंगा। कार्नेलिया कहती, आप चलिए, मैं आती हूँ। चंद्रगुप्त का प्रस्थान होता है। कार्नेलिया, एक घटना हो गई, फिलिप्स ने विनती की उसे भूल जाने की, किंतु उस घटना से और भी किसी का संबंध है, उसे कैसे भूल जाऊं? उन दोनों में श्रृंगार और रौद्र का संगम है। यानी अब वो जो है चंद्रगुप्त के प्रति जो है आकर्षित हो जाती है कार्नेलिया, कि उसमें श्रृंगार और रौद्र का संगम है। वह भी आह कितना आकर्षक है, कितना तरंग संकुल है इसी चंद्रगुप्त के लिए। न उस साधु ने भविष्यवाणी की है, यानी कार्नेलिया उस दिन देखी थी कि कैसे डांडायन ने भविष्यवाणी की है कि यही भारत सम्राट होने वाला है। उसमें कितनी विनयशीलता है, कितनी वीरता है। प्रस्थान, कुछ सैनिकों के साथ सिकंदर आता है। सिकंदर विजय करने की इच्छा क्लांति से मिलती जा रही है। कहता है, हम लोग इतने बड़े आक्रमण के समारंभ में लगे हैं और ये देश जैसे सोया हुआ है। लड़ना जैसे इनके जीवन का उद्वेगजनक अंश नहीं है। अपने ध्यान में दार्शनिक के सदृश ये निमग्न है। सुनते हैं पौरों ने केवल झेलम के पास बस कुछ सेना को ही प्रतिरोध में रखा है, या बस देखने भर का। हम लोग जब पहुंच जाएंगे तब वे लड़ लेंगे। मतलब वो सिकंदर को लग रहा है, उसको मजा तो तब आता है कि जब वो जितनी तैयारी कर रहा, सामने वाला भी उतना तैयारी करे। तो आधे लोग तो यहाँ के वैसे कुछ चक्री थे, को मिल गए थे, कुछ ही लोग जो थे पर्वतेश्वर वगैरह लड़ने के लिए तैयार थे। उसे लग रहा है यहाँ लड़ाई की तैयारी नहीं हुई है। अब इतने में एना सोक्रेटिस जो उसका सहचर था वो कहता है, मुझे तो ये लोग आलसी मालूम पड़ते हैं। सिकंदर कहता है, नहीं नहीं, यहाँ दार्शनिक की परीक्षा तो तुम कर चुके, डांडाइन को तुमने देखा कि नहीं देखा? थोड़ा ठहरो, यहाँ के वीरों का भी परिचय मिल जाएगा। ये अद्भुत देश है। मतलब उसको आभास हो गया सिकंदर को। अब एना सॉक्रेटिस कहता है, परंतु आम्भिक तो अपनी प्रतिज्ञा का सच्चा निकला, प्रबंध तो उससे उसने अच्छा कर रखा है। सिकंदर कहता, लोभी है वो, सुना है कि उसकी एक बहन चिढ़कर सन्यासिनी हो गई है। एना सॉक्रेटिस कहता है कि मुझे विश्वास नहीं होता, इसमें कोई रहस्य होगा, पर एक बात कहूंगा, ऐसे पथ में साम्राज्य की समस्या हल करना कहाँ तक ठीक है, क्यों ना शिविर में ही चला जाए। सिकंदर कहता है, एना सॉक्रेटिस, फिर तो पर्सियोपोलिन का राजमहल छोड़ने की आवश्यकता नहीं थी। यहाँ एकांत में मुझे कुछ ऐसी बातों पर विचार करना है जिन पर भारत अभियान का भविष्य निर्भर है। मुझे उसे नगे ब्राह्मण की बातों से बड़ी आशंका हो रही है, भविष्यवाणियां प्रायः सत्य हुआ करती हैं। इतने में एक ओर से फिलिप्स, आम्भिक, दूसरी ओर से सेल्यूकस और चंद्रगुप्त, यानी एक तरफ से तो जो फिलिप्स है, फिलिप्स जिसके बारे में हमने बताया कि वो सिकंदर का छत्रप है वो, और सिकंदर का छत्रप फिलिप्स, और साथ ही आम्भिक जो कि तक्षशिला का राजकुमार था और एक तरीके से विश्वासघाती था। दूसरी तरफ सेल्यूकस, सेल्यूकस जो है वो भी इधर से आ रहा है ना, जो कि सिकंदर का सेनापति था, और चंद्रगुप्त। सिकंदर कहता है कि कहो फिलिप्स, यानी छत्रप से कहता, कहो फिलिप्स, तुम्हें क्या कहना है? फिलिप्स कहता, आम्भिक से पूछ लिया जाए। आम्भिक कहता है, यहाँ एक षड्यंत्र चल रहा है। अब एक नंबर का है तो डरपोक इंसान।
फिलिप्स कहता है और उसके सहायक है। तो फिलिप्स कहता है उसके सहायक है सेल्यूकस। अब ये अपने ही मंत्री पे सेल्यूकस पे ही संदेह करने लगता है कि सिकंदर सेनापति जो है सेल्यूकस जो है वो विश्वासघात कर रहा है। तो सेल्यूकस क्रोध और आश्चर्य से इतनी नीचता, मतलब गुस्से में कहता है फिलिप से, इतनी नीचता भरी बातें कह रहे हो? अभी उस लज्जाजनक अपराध का प्रकट करना बाकी ही रहा, उल्टा आंभिक प्रमाणित करना होगा फिलिप्स, नहीं तो खड़ग इसका न्याय करेगा। सिकंदर उत्तेजित ना हो सेल्यूकस, फिलिप्स कहता है, तलवार तो कभी का न्याय कर देती। यानी फिलिप्स कह रहा है कि जो उसका सहचर है, फिलिप्स जो सिकंदर का छत्रप है, एक तरफ सिकंदर का छत्रप है, दूसरी तरफ सिकंदर का सेनापति, दोनों में ही लड़ाई हो रही। तो फिलिप्स कह रहा है कि तलवार तो कभी का न्याय कर देता, परंतु देवपुत्र का भी जान लेना जरूरी था, नहीं तो ऐसे निर्लज्ज विद्रोही की हत्या करना भी पाप नहीं है, पुण्य है। अब इतने पे गुस्सा सेल्यूकस को आ जाता, क्योंकि वैसे भी इसकी पुत्री कार्नेलिया के साथ इसने दुर्व्यवहार किया था। तलवार खींचता है। सिकंदर कहता है तलवार खींचने से अच्छा होता कि तुम अभियोग को निर्मूल प्रमाणित करने की चेष्टा करते। बतलाओ तुमने चंद्रगुप्त के लिए अब क्या सोचा है? सेल्यूकस कहता है चंद्रगुप्त ने अभी अभी कार्नेलिया को इस नीच फिलिप्स के हाथों से अपमानित होने से बचाया और मैं स्वयं यह अभियोग आपके सामने उपस्थित करने वाला था। सिकंदर कहता है परंतु साहस नहीं हुआ क्यों सेल्यूकस? फिलिप्स कहता है क्यों साहस होता, इनकी कन्या जो है वो डांडायन के आश्रम पर भारतीय दर्शन पढ़ने जाती है, भारतीय संगीत सीखती है, वहीं पर विद्रोहकारिणी अलका भी आती है और चंद्रगुप्त के लिए ये जनरव फैलाया गया है कि यही भारत का भावी सम्राट होगा। सेल्यूकस कहते हैं रोक अपनी आबाद गति से चलने वाली जीप तो तुम रोक ही ले। तो सिकंदर कहता है ठहरो सेल्यूकस, तुम अपने को विचाराधीन समझो। हाँ तो चंद्रगुप्त, मुझे तुमसे कुछ पूछना है। चंद्रगुप्त कहते हैं क्या है? सिकंदर कहता है सुना है कि मगध का वर्तमान शासक एक नीच जन्मा जारज संतान है, उसकी प्रजा असंतुष्ट है और तुम उस राज्य को हस्तगत करने का प्रयत्न कर रहे हो। चंद्रगुप्त कहता हस्तगत नहीं, उसका शासन बड़ा क्रूर हो गया है, मगध का उद्धार करना चाहता हूँ। सिकंदर कहता है और उस ब्राह्मण के कहने पर अपने सम्राट होने का तुम्हें विश्वास हो गया होगा, जो परिस्थिति को देखते हुए असंभव भी नहीं जान पड़ता। तो चंद्रगुप्त कहता असंभव क्यों नहीं? सिकंदर कहता है कि हमारी सेना इसमें सहायता करेगी, फिर भी असंभव है। चंद्रगुप्त कहता मुझे आपसे सहायता नहीं लेनी है। सिकंदर क्रोध से कहता फिर इतने दिनों तक ग्रीक शिविर में रहने का तुम्हारा उद्देश्य क्या रहा? चंद्रगुप्त कहता है एक साधारण निमंत्रण और सेल्यूकस से उपकृत होने के कारण उनके अनुरोधों की रक्षा, परंतु मैं यवनों को अपना शासक बनने को आमंत्रित करने नहीं आया हूँ। सिकंदर कहता है परंतु इन्हीं यवनों के द्वारा भारत जो आज तक कभी भी आक्रांत नहीं हुआ है विजित किया जाएगा। चंद्रगुप्त कहता है वह भविष्य के गर्भ में है, उसके लिए अभी तो इतनी उछल कूद मचाने की आवश्यकता नहीं है। सिकंदर को गुस्सा आता, वो कहता अबोध युवक, तू गुप्तचर है। चंद्रगुप्त कहता नहीं, कदाप भी नहीं, अवश्य यहाँ रहकर यवन रणनीति से मैं कुछ परिचित हो गया हूँ। मुझे लोभ से पराभूत गांधार राज आंभिक समझने की भूल नहीं होनी चाहिए। मैं मगध का उद्धार करना चाहता हूँ, परंतु यवन लुटेरों की सहायता से नहीं। सिकंदर कहता है तुमको अपनी विपत्तियों से डर नहीं, ग्रीक क्या लुटेरे हैं? चंद्रगुप्त कहता है क्या ये झूठ है? लूट के लोभ से हत्या व्यवसायियों को एकत्र करके उन्हें वीर सेना कहना रणकला का उपहास नहीं है? सिकंदर आश्चर्यपोष से सेल्यूकस। चंद्रगुप्त कहते हैं कि सेल्यूकस नहीं, चंद्रगुप्त से कहने की बात चंद्रगुप्त से ही कहनी चाहिए। आंभिक शिष्टता से बात करो, यानी आंभिक जो है वो कहता है कि शिष्टता से बात करो। तो चंद्रगुप्त कहता है कि स्वच्छ हृदय भीरु कायरों की सी वंचक शिष्टता नहीं जानता। अनार्य देशद्रोही आंभिक, मतलब कि देशद्रोही आंभिक। चंद्रगुप्त रोटियों की लालसा से या घृणाजनक लोभ से सिकंदर के पास नहीं आया है। सिकंदर कहता बंदी कर लो इसे। तब तक आंभिक, फिलिप्स, एना सोक्रेटिस टूट पड़ते हैं। चंद्रगुप्त असाधारण वीरता से तीनों को घायल करता हुआ निकल जाता है। सिकंदर कहते हैं सेल्यूकस सम्राट। सिकंदर ये क्या? सेल्यूकस कहते हैं आपका अविवेक। चंद्रगुप्त एक वीर युवक है, यह आचरण उसकी भावी श्री और पूर्ण मनुष्यता का घोतक है। सम्राट, हम लोग जिस काम से आए उसे करना चाहिए। फिलिप्स को अंतःपुर की महिलाओं के साथ बालहिक जाने दीजिए। सिकंदर कहता है सोचकर अच्छा जाओ। इतने में प्रस्थान होता है और इस तरीके से आप देखिए जो आपका दूसरा अंक है उसका पहला दृश्य समाप्त होता है और दूसरा दृश्य जो है यहाँ पे शुरू होता है। अब यहाँ पे दूसरा दृश्य होता है
झेलम तट के वन पथ में चाणक्य हैं, चंद्रगुप्त है और अलका। ये युद्ध क्षेत्र में सैनिकों के साथ पर्वतेश्वर, यानी एक तरफ तो युद्ध के क्षेत्र में पर्वतेश्वर है, दूसरी तरफ झेलम तट के जो वन का रास्ता है उसमें चाणक्य भी, चंद्रगुप्त और अलका। अलका जो है वो कहती है आर्य अब हम लोगों को क्या करना होगा, क्या कर्तव्य है। तो चाणक्य कहते पलायन करना होगा। चंद्रगुप्त कहते हैं कि व्यग्र ना करे गुरुदेव। चाणक्य कहते हैं दूसरा उपाय क्या है। अलका कहती है क्यों नहीं। चाणक्य कहते हो सकता है दूसरा। तो वो दूसरी तरफ देखने लगते हैं। तो चंद्रगुप्त कहता गुरुदेव। चाणक्य कहते हैं परिव्राजक होने की इच्छा है क्या, यही एक सरल उपाय है। चंद्रगुप्त कहते नहीं, कदापि भी नहीं। यौनों को प्रतिपद में बाधा देना अब मेरा कर्तव्य है और शक्ति भर प्रयत्न मैं करूंगा। तो चाणक्य कहते ये तो अच्छी बात है, परंतु सिंहड़ तो अभी आया ही नहीं। चंद्रगुप्त कहते हैं उसे समाचार मिलना चाहिए ना। तो चाणक्य कहते हैं अवश्य मिला होगा। अलका यदि ना आ सके तो। चाणक्य कहते हैं जब काली घटाओं से आकाश घिरा हो, रह रहकर बिजली चमक जाती हो, पवन स्तब्ध हो, उमस बढ़ रही हो और आषाढ़ के आरंभिक दिन हो, तब किस बात की संभावना करनी चाहिए। अलका कहती जल बरसने की। तो चाणक्य कहते हैं ठीक उसी प्रकार जब देश में युद्ध हो, सिंहण मालों को समाचार मिला हो, तब उसके आने की भी निश्चित आशा होनी चाहिए। तो चंद्रगुप्त जो है कहता है कि उधर देखिए वे दो व्यक्ति कौन आ रहे हैं। सिंहण का सहारा लिए वृद्ध गांधार जो राजा है उनका प्रवेश होता है। चाणक्य था राजन। गांधार राज विभव की छलनाओं से वंचित एक वृद्ध जिसके पुत्र ने विश्वासघात किया हो और कन्या ने साथ छोड़ दिया हो, मैं वही एक अभागा मनुष्य हूं। अलका कहती पिताजी, गले से लिपट जाती है। गांधार कहते हैं गांधार नरेश कहते बेटी अलका, अरे तू कहां भटक रही है। अलका कहती कहीं नहीं पिताजी, आपके लिए छोटी सी झोपड़ी बना रखी है, चलिए विश्राम कीजिए। गांधार नरेश कहते नहीं, तू मुझे अपनी झोपड़ी में बिठाकर चली जाएगी, जो महलों को छोड़ चुकी है उसका झोपड़ियों के लिए क्या विश्वास। तो अलका कहती नहीं पिताजी, विश्वास कीजिए। सिंहरण से मालों में कृतज्ञ मैं हुई। सिंहरण सस्मित नमस्कार करता है पिता के साथ। अलका का प्रस्थान होता है। चाणक्य कहता है सिंहरण से तुम आ गए, परंतु तो सिंहरण कहता है किंतु परंतु नहीं आ रही, आप आज्ञा दीजिए हम लोग कर्तव्य में लग जाए, विपत्तियों के बादल मंडरा रहे हैं। चाणक्य कहता है उसकी चिंता नहीं, पौधे अंधकार में बढ़ते हैं और मेरी नीति लता भी उसी भांति विपत्ति तब में लहलहाई होगी। हाँ, केवल शौर्य से काम नहीं चलेगा। एक बात समझ लो चाणक्य, सिद्धि देखता है, साधन चाहे कैसे ही हो। बोलो तुम लोग प्रस्तुत हो। तो सिंहरण कहता हम लोग प्रस्तुत हैं। चाणक्य कहता तो युद्ध नहीं करना होगा। चंद्रगुप्त कहता फिर क्या। चाणक्य कहता है सिंहरण और अलका को नट और नटी बनाना होगा। सिंहरण क्या कहता है, चाणक्य कहता है कि सिंहरण और अलका को नट और नटी बनाना होगा। चंद्रगुप्त बनेगा सपेरा और मैं ब्रह्मचारी। देख रहे हो चंद्रगुप्त, पर्वतेश्वर की सेना में जो एक गुलाम जैसे एक गुलाम अपनी छावनी अलग डाले है, वे सैनिक कहाँ के हैं। चंद्रगुप्त कहता है कि नहीं जानता। चाणक्य कहते हैं कि अभी जानने की आवश्यकता भी नहीं, हम लोग उसी सेना के साथ अपने स्वांग रखेंगे, वही हमारे खेल होंगे। चलो हम लोग चले। देखो यह नवीन गुलाम यानी का युवक सेनापति जा रहा है। तो सब प्रस्थान करते हैं। पुरुष वेश में इसने में कल्याणी जो है और सैनिक का प्रवेश होता है। कल्याणी जो कि मगध की राजकुमारी है, नंद की पुत्री, कहती सेनापति मैंने दुस्साहस करके पिताजी को चिढ़ा तो दिया, पर अब कोई मार्ग बताओ जिसे मैं सफलता प्राप्त कर सकूं। पर्वतेश्वर को नीचा दिखलाना ही हमारा उद्देश्य है। तो नीचा दिखाने के उद्देश्य से वो आई थी। तो सेनापति कहते हैं कि राजकुमारी। कल्याणी कहती सावधान सेनापति। सेनापति कहते क्षमा हो, अब ऐसी भूल ना होगी। हाँ, तो केवल एक मार्ग है। कल्याणी कहती वो क्या रास्ता है। सेनापति कहते हैं कि घायलों की भेष, जो घायल हैं उनकी सुश्रूषा का भार ले लीजिए। आपकी जो घायल है उनकी हम उपचार करेंगे। कल्याणी कहती मगध सेनापति तुम कायर हो। तो सेनापति कहता है कि तब जैसी आज्ञा हो स्वगत। स्त्री की अधीनता वैसी ही बुरी होती है, तिस पर युद्ध क्षेत्र में तो और ही बुरी। भगवान ही बचाए। तो ये कौन कहता है, सेनापति कहता है कि स्त्री की अधीनता वैसी ही बुरी होती है, तिस पर युद्ध क्षेत्र में भगवान ही बचावे। कल्याणी कहती कि मेरी इच्छा है कि जब पर्वतेश्वर यवन सेना द्वारा चारों ओर से घिर जाए, कौन पर्वतेश्वर, तो उस समय मैं उसका उद्धार करके अपना मनोरथ पूर्ण कर लूं। तो सेनापति की बात तो अच्छी है। कल्याणी कहती है और तब तक हम लोगों की रक्षित सेना यानी रुक कर देखते हुए ये लोग पर्वतेश्वर इधर ही आ रहा है।
पर्वतेश्वर का युद्ध वेश में प्रवेश होता है। पर्वतेश्वर, वह किस गुलाम का शिविर है युवक? वो कहता है, कल्याणी कहती है मगध गुल्म का महाराज। तो पर्वतेश्वर कहता है मगध की सेना असंभव, उसने तो रण निमंत्रण ही अस्वीकृत किया था। कल्याणी कहती है कि परंतु मगध की बड़ी सेना में से एक छोटा सा वीर युवकों का दल इस युद्ध के लिए परम उत्साहित था, स्वेच्छा से उसने इस युद्ध में भाग लिया है। पर्वतेश्वर कहता है प्राच्य मनुष्यों में भी इतना उत्साह? वो हंसता है। कल्याणी कहती महाराज उत्साह का निवास किसी विशेष दिशा में नहीं है। पर्वतेश्वर फिर हंस के कहता है प्रगल्भ हो युवक, परंतु रण जब नाचने लगता है तब भी यदि तुम्हारा उत्साह बना रहे तो मैं मानूंगा। हाँ, तुम बड़े सुंदर राजकुमार हो, सुकुमार हो, इसलिए साहस ना कर बैठना। तुम मेरी रक्षित सेना के साथ रहो तो अच्छा है, समझे ना? कल्याणी कहती है जैसा आ गया। अब यहाँ पे चंद्रगुप्त सिंहरण और अलका का वेश बदले हुए प्रवेश होता है। सिंह खेल देख लो, ऐसा खेल जो कभी ना देखा हो। पर्वतेश्वर नट, इस समय खेल देखने का अवकाश नहीं है। यानी पर्वतेश्वर कहते हैं इसमें खेल देखने का अवकाश नहीं है। अलका कहती है कि क्या युद्ध के पहले ही घबरा गए सेनापति? वह भी तो वीरों का ही खेल है ना। तो पर्वतेश्वर कहता है बड़ी ढीठ है। तो चंद्रगुप्त जो है कहते ना हो तो नागों का ही दर्शन कर लो। तो कल्याणी कहती है कि बड़ा कौतुक है महाराज, इन नागों को ये लोग किस प्रकार वश कर लेते हैं वश में? तो चंद्रगुप्त संभ्रम से महाराज तब तो अवश्य पुरस्कार मिलेगा। सपेरों की सी चेष्टा करता है, पिटारी खोलकर सांप निकालता है। कल्याणी कहती आश्चर्य है, मनुष्य ऐसे कुटिल विषधरों को भी वश कर सकता है परंतु मनुष्य को नहीं कर सकता। पर्वतेश्वर कहते हैं नट, नागों पर तुम लोगों का अधिकार कैसे हो जाता है? चंद्रगुप्त कहते हैं मंत्र और औषधियों के भाले से बड़े बड़े मत नाग वशीभूत हो जाते हैं। पर्वतेश्वर कहता है भाले से? सिंह कहते हैं हाँ महाराज, वैसे ही जैसे भालों से मदमद मातंग। पर्वतेश्वर कहता है तुम लोग कहाँ से आ रहे हो? तो सिंहरण कहता है कि ग्रीकों के शिविर से। चंद्रगुप्त उनके भाले भारतीय हाथियों के लिए वज्र ही हैं। पर्वतेश्वर कहता है तुम लोग आम भी के चर तो नहीं हो? सिंहरण कहता है रातों रात यवन सेना बीतस्ता का पार हो गई है, समीप है महाराज, सचेत हो जाइए। पर्वतेश्वर कहता है मगध नायक, इन लोगों को बंदी करो। चंद्रगुप्त कल्याणी को ध्यान से देखता है। अलका, उपकार का भी ये फल? चंद्रगुप्त कहते हैं हम लोग बंदी ही हैं, परंतु रणव्यूह से सावधान होकर सैन्य परिचालन कीजिए। जाइए महाराज, यवन रणनीति अलग है। पर्वतेश्वर उद्विग्न भाव से जाता है। कल्याणी सिंहरण से कहती है चलो हमारे शिविर में ठहरो, फिर बताया जाएगा। चंद्रगुप्त कहता है कि मुझे कुछ कहना है। कल्याणी कहती है अच्छा तुम लोग आगे चलो। सिंहरण इत्यादि आगे बढ़ते हैं और इस युद्ध में पर्वतेश्वर की जो है पराजय वो तो सुनिश्चित थी। कल्याणी कहती है कि परंतु तुम कौन हो? ध्यान से देखती है तो मैं तुमको पहचान। तो चंद्रगुप्त कहता है मगध का एक सपेरा। कल्याणी कहती हूँ, और भविष्यवक्ता भी? चंद्रगुप्त मुझे मगध की पताका के सम्मान की। कल्याणी कौन? चंद्रगुप्त तो नहीं? चंद्रगुप्त अभी तो एक सपेरा हूँ राजकुमारी कल्याणी। कल्याणी कहती है हम दोनों को चुप रहना चाहिए, चलो। ऐसे में ये सारी चीजें होती हैं और दूसरा प्रसंग यहीं पे जो है समाप्त हो जाता है। तो हम जो तीसरा इसका वो करेंगे प्रसंग जो है यानी मालो में सिंहरण के उद्यान का अंश, तो उसे नेक्स्ट पार्ट में देखेंगे। आज के लिए इसे यहीं पे स्किप करते हैं। धन्यवाद।